चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं लेंस से आगे प्रिज्म। ठीक है, तो देखते हैं प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म देखिए, इस तरह की ये एक संरचना होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है और इसमें देखिए कितनी सरफेस होती है, टोटल 5 सरफेस होती है। कितनी सतह होती है टोटल? 5। ठीक है, अब देखिए 5 सरफेस कौन कौन सी है। तो देखो, एक तो ये ऊपर वाली, एक ये वाली, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ और ये वाली क्या हो गई? 5। ठीक है, तो देखो ये 5 सरफेस से मिलकर जो ये स्ट्रक्चर बनती है इस तरह से क्लोज, ये क्या कहलाती है? प्रिज्म। तो प्रिज्म की डेफिनेशन क्या होती है कि एक तरह से जिसके अंदर 2 सरफेस क्या होनी चाहिए आपकी? ट्राइंगल होनी चाहिए और 3 सरफेस कैसी होनी चाहिए? रेक्टेंगल। यानी कि 2 त्रिभुज और 3 आयत, यानी 2 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स और 3 रेक्टेंगल से मिलकर जो क्लोज स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, अब हम प्रिज्म को इस तरह से नहीं देखते। ये तो हमने क्या कर रखा है कि प्रिज्म को ट्राइंगल के बेस पर रख रखा है। जैसे मान लो कि ये नीचे वाला पार्ट ट्राइंगल, तो हमने इसको ट्राइंगल के बेस पे रख रखा है। हम क्या करेंगे? इसे रेक्टेंगल के बेस पे रखेंगे। तो देखो, अगर हम इसे रेक्टेंगल के बेस पे रखें तो देखो कुछ ये ऐसे बनेगा। इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, अब हम जो है देखो, ये भी क्या हुई? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हुई। हम इसे क्या करेंगे? इस तरह से 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देखेंगे। मतलब हम क्या करेंगे? सिर्फ इसके ये आगे वाला जो सरफेस है, जो आगे वाला भाग, मैं इसको ऐसे रखने पर जो ये आगे वाला भाग है, इसी की तरफ हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। तो गौर से देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये कहलाता है क्या? बेस, यानी कि आधार। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस यानी कि आधार हुआ। अब ये वाला जो एंगल है इसको अपन क्या कहते हैं? ए। और ए को कहा जाता है क्या? रिफ्रैक्शन एंगल या फिर प्रिज्म एंगल। ठीक है, तो आसान ही है, हिंदी में भी नाम इसका अपवर्तन कोण हो गया। ये क्या हुआ? अपवर्तन कोण। और ये क्या हो गया? प्रिज्म कोण। ठीक है, तो एक तरह से प्रिज्म में क्या है? ये प्रिज्म एंगल भी है और इसको अपन दोनों नाम से बुला सकते हैं, इसको प्रिज्म एंगल ए या रिफ्रैक्शन एंगल ए। ठीक है, अब हम किस में इंटरेस्टेड हैं वो देखिए। देखिए, हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के कारण एक फिनोमेना होगा, ये क्या होगा? डेविएशन। मतलब पहले प्रिज्म से देखो, प्रिज्म एक्चुअली में करेगा क्या? प्रिज्म करेगा तो अपवर्तन, और इस अपवर्तन के कारण क्या होगा? विचलन उत्पन्न होगा। विचलन का मतलब होता है अपने रास्ते से भटक जाना। ठीक है, तो हम देखेंगे किस तरह से जो है एक लाइट रे जब प्रिज्म के ऊपर आती है तो वो अपने रास्ते से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। यानी किस प्रकार एक जो प्रकाश की किरण है वो एक प्रिज्म पर गिरती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो गौर से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखो, ये एक हमारा प्रिज्म है, ए, बी और सी। क्लियर हुई ये चीज? ये हमारा प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म के ऊपर एक लाइट रे ऐसे आती है, ये ऐसे। ठीक है, और मैंने इस लाइट रे को क्या बोल दिया? P, और इसको मैंने क्या बोल दिया? Q। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं? इस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर बनाता हूं, यानी एक मैंने क्या बना दिया? अभिलंब बना दिया, परपेंडिकुलर बना दिया। अब देखो, ये परपेंडिकुलर है और ये इंसिडेंट रे है, यानी कि ये अभिलंब है और ये क्या है? आपतित किरण। तो देखो, इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा हुआ? ये। तो इसको अपन क्या बोल देंगे? I। क्लियर हुई ये चीज? अब देखो, अब क्या होगा कि यहां पर तो क्या है? हमारा एयर है, यानी कि क्या है? वायु। और यहां पर मोस्टली क्या होता है? ग्लास होता है, यानी कि क्या होता है? कांच होता है। तो देखो क्या हो रहा है कि देखो, लाइट रे कहां से कहां जा रही है? एयर से ग्लास में। यानी एयर कैसा है मेरा? रेयरर, यानी कि विरल। और ग्लास कैसा है मेरा? डेंसर, यानी कि सघन। तो देखो क्या होगा, देखो इसको ओरिजिनली किस रास्ते पर जाना था? इस रास्ते पर जाना था। भाई लाइट रे तो ऐसे चली जाती है अगर कोई बीच में नहीं आती चीज तो। अब होगा क्या? ये क्योंकि ये रेयरर से डेंसर में जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी और ये लाइट जो है वो इस तरह से यहां जाएगी।
क्लियर हुई ये चीज। अब देखो आप, ये नॉर्मल, ये तो देखो ये वाली जो रे हुई इसको अपन बोल देते हैं क्यू आर, ठीक है। तो देखो जो ये क्यू आर है ये क्या हुई, रिफ्रैक्टेड रे हुई, यानी कि अपवर्तित किरण हुई। अब ये अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया मेरा R1, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल हुआ, यानी कि अपवर्तन कोण हो गया। अब गौर से देखिए, अब क्या हो रहा है, जब ये R पे टकरा रही है तो देखो R पे जब ये टकरा रही है तो मैं फिर से R पे क्या बना लेता हूँ, एक नॉर्मल बना लेता हूँ। तो ये मेरा क्या है, R पर एक नॉर्मल है, और ये वाला एंगल मैंने कितना बोल दिया, R2, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये वाली सरफेस नहीं होती तो ये लाइट रे कैसे निकल जाती, ऐसे निकल जाती सीधी। लेकिन अब की बार क्या होगा, क्योंकि फिर से देखो अब की बार बाहर तो फिर से अभी भी एयर है, तो अब क्या हो रहा है, ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब सघन से विरल में जा रही है, तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। तो देखो ये नॉर्मल है, ठीक है, ये रे कौन सी है मेरी, रिफ्रैक्टेड रे है। तो देखो अब नॉर्मल से दूर जाएगी, मतलब इधर नहीं जाके इधर जाएगी, इधर जाएगी, तो ये जो है लाइट रे इस तरह से बाहर निकल जाएगी। और ये वाला जो एंगल है नॉर्मल के साथ, इसको अपन क्या बोल देते हैं, ई, ठीक है। तो ई एक तरह से क्या कहलाता है, निर्गत कोण, यानी कि एमर्जेंस एंगल, ठीक है। यानी कौन से एंगल से ये क्या हो रहा है, एमर्ज हो रहा है। अब आप गौर से देखो कि जब हमारी लाइट स्टार्टिंग में गई थी तो इस तरफ जा रही थी, अब किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो आप क्या करो, इस लाइट रे को ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाओ, बढ़ाया, और देखो बढ़ाने पर अपने क्या पता चला कि ये वाला एंगल बन गया। इस एंगल को अपन क्या बोल देते हैं, डेल्टा, ठीक है। और ये जो डेल्टा है, ठीक है, ये डेल्टा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि विचलन कोण। और इसी की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्लियर हुआ ये पहले पूरा का पूरा क्या क्लियर होना चाहिए, आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से ये क्या कर रहा है, हमारा डायग्राम वर्क कर रहा है। क्लियर हुई ये चीज़। अब देखो, अब हम इसके अंदर मैथ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेता हूँ, और ये इस तरह से, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पी क्यू आर हो गया, इसको मैं बोल देता हूँ एस। क्लियर हुई ये चीज़। अब देखो, अब आप सबसे पहले इस ट्राइंगल को देखो, इस त्रिभुज को देखो, कौन से को, कि भाई एस क्यू आर को। दिख रहा है आपको ट्राइंगल एस क्यू आर, तो देखो एस क्यू और आर, ये वाला, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को क्या पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कौन कौन से एंगल है, एक है R1, एक है R2 और एक है S। तो अपने क्या पता चला कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल S किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री की। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ ये। अब देखो, अब आप एक क्या देखो, क्वाड्रिलेटर देखो, यानी एक चतुर्भुज देखो, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसमें कितनी भुजाएं होती है, कितनी साइड्स होती है, 4, और कितने एंगल होते हैं, 4, ठीक है। 4 ही साइड्स, 4 ही एंगल हैं, 4 ही भुजाएं, 4 ही कोण। तो अब उनके चारों के चारों का योग कितना होना चाहिए एंगल्स का, 360 डिग्री। क्लियर हुई ये चीज। तो देखो अब कौन सा देखना है, तो देखो गौर से, हमें जो देखना है वो ये देखना है, A Q S R। दिख गया आपको ये A Q S R, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है, देखो ये क्या था, ये नॉर्मल था, ये भी क्या था, नॉर्मल। तो देखो ये वाला टोटल एंगल और ये वाला टोटल एंगल यहां से यहां तक कितने होंगे, 90 डिग्री। मैं एक बार आपके रेफरेंस के लिए फिर से ये जो है डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। तो आप देखो कि ये इस तरह से है कि ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, जो कि कहाँ पे बन रहा है, Q पे और S पे। क्यों, क्योंकि देखो ये वाली जो चीज़ है ना वो इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये वाली जो चीज़ है ना वो क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। क्लियर हुई ये चीज़, ठीक है। तो देखो अब अपने को क्या पता चला कि कौन कौन सा एंगल, एक तो एंगल A प्लस ये वाला एंगल कितना हो गया, 90, प्लस ये वाला एंगल कितना हुआ, S, और ये वाला एंगल फिर से कितना हो गया, 90। ये वाला एंगल मतलब कौन से, पूरे कंप्लीट एंगल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ R2 की बात नहीं कर रहा। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 360 डिग्री के, ठीक है। तो देखो A प्लस एंगल S,
ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, 90 90 कितना हो गया 180। अब ये वाला 180 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 360 में से 180 माइनस करते ही फिर से क्या बचेगा 180 डिग्री, और ये अपनी क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्लियर हुआ। तो देखो अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या पता चल रहा है कि एंगल ए प्लस एस, एस का मतलब एंगल एस, इन दोनों का सम किसके इक्वल आ रहा है हमें 180 डिग्री के। क्लियर हुई ये चीज। अब देखो अब यहां पे हमें क्या देखना है आगे, तो देखिए ठीक है। अब देखो अब क्या पता चल रहा है, देखो इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 1 क्या कहता है कि s के अंदर r1 प्लस r2 ऐड करते हैं तो क्या आता है 180। इसी तरह से इक्वेशन 2 क्या कहती है कि s के अंदर अगर a को ऐड करते हैं तो क्या आता है 180। आ गई ना ये चीज समझ में। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ कंसीडर करूं, ठीक है, शायद मैंने ऊपर लिख दिया, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ कंसीडर करूं तो देखो मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि r1 प्लस r2 किसके इक्वल होगा a के। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि देखो s में r1 प्लस r2 ऐड करने पर भी एक 180 आ रहा है और s में a ऐड करने पर भी क्या आ रहा है 180 डिग्री एंगल आ रहा है। क्लियर हुई ये चीज यहां तक। तो मैं क्या बता रहा कि r1 प्लस r2 किसके इक्वल है a के, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हुई ये चीज यहां तक, ठीक है। अब देखो अब ये रिलेशन आया, ये रिलेशन क्या होता है, प्रिज्म एंगल और जो रिफ्रैक्शन एंगल आए r1 और r2 उनके बीच का क्या है ये रिलेशन। अब हम ये देखते हैं कि इस डेविएशन एंगल का इनके साथ क्या रिलेशन होता है। तो गौर से देखो, अगर आप देख पाओ तो देखो आपको ये चीज पता है कि दो लाइंस अगर एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल अगर जैसे देखो ये एक रे है इधर और ये एक रे है इधर, तो ये वाला नेट एंगल कितना है आई दे रखा है यहां पर। अब हम इधर इस तरफ देखते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि इसके बीच में यहां पर ना एक इस तरह से रे है और ये वाला एंगल कितना है r1। अब आपने क्या पता है कि ये वाला और ये वाला तो क्या है वर्टिकली ऑपोजिट, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है, इन दोनों को क्या होना है इक्वल। तो इक्वल कब होगा, जब ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा i माइनस r1। भाई देखो ये i है ये r1 है तो पीछे कितना बचा i माइनस r1। यानी देखो ये वाला जो एंगल है जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से बनाया है ये किसके इक्वल हो गया i माइनस r1 के। हुआ या नहीं हुआ। अब सिमिलरली देखो यहां पर, देखो यहां पर क्या हो रहा है कि दो रे एक दूसरे को इस तरह से कट कर रही है, ये एक इधर वाली और एक इधर वाली। ये वाला एंगल कितना है e। फिर से देखो ये वाला एंगल इधर कितना दे रखा है अपने को r2, तो ये वाला देखो ये वाला और ये वाला नेट इक्वल होना चाहिए, तो ये कितना हो गया e माइनस r2। समझ में आई ये चीज, ठीक है। ये और ये नेट एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी देखो आप इन दोनों को ऐड करो e माइनस r2 प्लस r2 तो कितना आ गया e, यानी ये दोनों एंगल क्या है बराबर। कब होंगे कि अगर ये r2 है तो ये कितना होना चाहिए e माइनस r2 होना चाहिए। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। अब देखो आप, तो अगर इस तरह से ये बात है तो ये s हो गया, इसको इस साइड को मैं बोल देता हूं t। तो देखो ये ट्राइंगल कैसे बना, ये ट्राइंगल बना इस तरह से, ये t, ये क्या है Q और ये क्या है R, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल है कौन सा E माइनस R2, ठीक है। तो देखो ये क्या बना यहां पर गौर से देखिए, ये क्या बना I माइनस R1, ये क्या बन गया E माइनस R2। और ये वाला जो एंगल है देखो ये कितना है डेल्टा, दिख गया ये वाला एंगल कितना है डेल्टा। अब एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल का कोई भी जो एक्सटीरियर एंगल होता है यानी त्रिभुज का कोई भी जो बहिष्कोण होता है उसकी वैल्यू उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है, यानी कि जो बहिष्कोण है इसका मान जो सम्मुख अंतःकोण है उनके योग के बराबर होगा। यानी हमें क्या पता चला कि डेल्टा किसके इक्वल होना चाहिए I माइनस R1, एक तो ये, और प्लस E माइनस R2। क्लियर हुई ये चीज यहां तक, ठीक है। अब देखो अब हम इसमें इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो तो जो ये हमारा डेल्टा है देखो हम क्या पता चला डेल्टा इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू I
प्लस का ई, क्या बचा माइनस का R1 माइनस का R2, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहां क्या बन गया R1 प्लस R2। क्लियर हुई ये चीज। अब देखो, अब इक्वेशन 3 को देखो आप, R1 प्लस R2 की वैल्यू किसके इक्वल है, A के, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इक्वेशन नंबर 3 से मैं क्या कह सकता हूं कि डेल्टा किसके इक्वल हुआ, I प्लस E माइनस का A। ठीक है, अब देखिए इस A को उधर भेज दीजिए तो हमें क्या पता चला कि डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E। ठीक है, तो देखो ये वाली जो कंडीशन है ये क्या कहलाती है, प्रिज्म की कंडीशन, यानी प्रिज्म की शर्त। तो ये क्या कहती है कि जो भी प्रिज्म से विचलन कोण होता है और अपवर्तन कोण होता है, तो देखो विचलन कोण और अपवर्तन कोण का योग आपतित कोण, यानी यहाँ ये जो है आपतन कोण, और ई मतलब ये जो है निर्गत कोण, इसके योग के बराबर होगा। मतलब कि जो डेविएशन एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल है इनका जो सम है वो इंसिडेंस एंगल और एमर्जेंस एंगल के सम के इक्वल होता है। ये कंडीशन क्या कहलाती है, प्रिज्म की कंडीशन कहलाती है। तो आपको ये पूछा जाए कि प्रिज्म की क्या कंडीशन है, तो आपको क्या करना होता है, इस स्टेप तक डेराइव करना होता है। क्लियर हुई ये चीज। अब देखो, अब इसके आगे जो पार्ट है प्रिज्म के अंदर वो कहलाता है क्या, मिनिमम डेविएशन, यानी कि न्यूनतम विचलन। ठीक है, तो देखो क्या है ये बात, देखो मिनिमम डेविएशन यानी न्यूनतम विचलन का मतलब क्या होता है, तो इसको समझने से पहले अपन क्या समझते हैं, एक ग्राफ को समझते हैं। ये ग्राफ क्या बताता है, कोई भी आप प्रिज्म ले लीजिए, अगर इस प्रिज्म के लिए अपन I और डेल्टा के बीच का ग्राफ बनाते हैं, यानी कि आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य, यानी कि इंसिडेंस एंगल और डेविएशन एंगल के बीच का अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, मतलब आप रैंडमली प्लॉट्स करोगे सारे के सारे पॉइंट्स को तो इस तरह से ये क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। अब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है उसको देखो, जैसे मान लो कि ये अलग अलग, जैसे मान लो आपको बोला जाए कि देखो अगर इतना क्या है आपका, जैसे मान लो कि ये वाला पर्टिकुलर जो एंगल है I, इसके लिए डेविएशन एंगल की वैल्यू कितनी हुई, तो इतनी हुई। हाँ यानी इस तरह से आपको पूछा जाए कि ये वाला अगर I हो जाए, I की वैल्यू यहाँ पर, तो डेविएशन एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। अगर इस तरह से ये वाला I हो जाए तो डेविएशन एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। इस तरह से अगर I की वैल्यू ये हो जाए तो डेविएशन एंगल की वैल्यू ये होगी। और इस तरह से अगर मैं ये बोलूँ कि I की वैल्यू ये हो जाए तो डेविएशन एंगल की वैल्यू क्या होगी, ऐसे अपन। तो देखो अगर आपको I की वैल्यू दी हुई हो और डेविएशन एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करो, ऐसे लाइन खींचो, जहां कट कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग क्या देख लो आप, डेल्टा को देख लो। अब देखो, अब आप एक चीज नोट करो कि इस पॉइंट के अलावा अगर मैं देखो, अगर इस वाले एंगल यहां पर जो डेविएशन एंगल है इसको मैं क्या बोल देता हूं, डेल्टा मिनिमम। ठीक है, तो देखो इस डेल्टा मिनिमम के अलावा हर एक डेल्टा के लिए I की 2 वैल्यू है, दिख रहा है। जैसे मान लो आपको डेल्टा की ये वैल्यू चाहिए तो देखो I की ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल है, I की ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल है। इस तरह से देखो आपको अगर डेल्टा की ये वैल्यू चाहिए, देखो I की ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल है, I की ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल है। यानी अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक ही डेविएशन एंगल के लिए हमारे पास 2 इंसिडेंस एंगल हैं, मतलब एक ही विचलन कोण के लिए हमारे पास 2 आपतन कोण है। तो इस चीज का मतलब ये होता है कि अगर आपने I को ये लिया तो ये जो वैल्यू होगी करस्पॉन्डिंग, ये किसकी वैल्यू होगी, E की। अब गौर देखो कि भाई देखो आपको इस डेल्टा के लिए बात करनी है, तो इस डेल्टा के लिए अगर I ये होगा तो E ये हो जाएगा, और अगर आपने इतने एंगल को I बना दिया तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। समझ आ रही है ना चीज। तो देखो अल्टीमेटली मैं क्या बता, सेम देखो आप, अगर आपको ये वाला डेल्टा चाहिए तो देखो अगर इसको आपने I लिया तो ये E हो जाएगा, और इसको अगर I लिया तो ये E हो जाएगा। आपस में क्या होते जाएंगे, चेंज। लेकिन मिनिमम डेविएशन की कंडीशन के अंदर आपका I की जो वैल्यू है वो एक यूनिक वैल्यू आ रही है। तो देखो जब, तो हमें क्या पता चल रहा है कि जब आपका डेल्टा कैसा है, मिनिमम है, तब I की वैल्यू कैसी है, यूनिक वैल्यू है। यानी I की कैसी वैल्यू है, अद्वितीय वैल्यू है। अब इसका मतलब ये हुआ, देखो हमें तो क्या पता है कि ये वाला जो ग्राफ है I और E दोनों की वैल्यू देता है। जैसे मान लो कि ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री, तो I 30 हुआ तो E 60 हो गया। ये अगर आपने I को 60 लिया तो E कितना हो गया, 30 हो गया। तो देखो
यानी ये वाला ग्राफ हमें आई भी देना चाहिए और ई भी देना चाहिए, लेकिन मिनिमम कंडीशन के अंदर आई की एक ही वैल्यू आ रही है, तो इस चीज़ का मतलब ये होता है कि आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ई के इक्वल हो जाएगी। कब की कंडीशन है, जब डेल्टा क्या होता है, मिनिमम। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमें ये याद रखनी है कि जब आपका डेल्टा मिनिमम होता है तो आई किसके इक्वल हो जाता है, ई के। ठीक है, और सेकंड कंडीशन हमें ये याद रखनी है यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं थोड़ा सा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि अगर हम स्नेल्स लॉ का यूज़ करें तो हमें ये पता चलता है कि जो R1 है वो भी किसके इक्वल हो जाता है, R2 के। ठीक है, स्नेल्स लॉ से हमने ये बोल दिया कि R1 की वैल्यू भी किसके इक्वल हो गई, R2 के। और जो ये R1 इक्वल टू R2 हुआ है, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है तो इसको मैं किसके इक्वल कह देता हूँ, R के। ठीक है, अब देखो आप, अब मैं इक्वेशन 3 का यूज करता हूं, तो देखो मुझे क्या पता है कि R1 प्लस R2 A के इक्वल है। तो अब R1 और R2 दोनों R के इक्वल, तो मुझे क्या पता चला, R प्लस R किसके इक्वल हो गया, A के, क्योंकि भाई R1 भी R है, R2 भी R है। तो मैं क्या पता चला, 2R किसके इक्वल आ गया, A के। इसका मतलब R किसके इक्वल आ गया, A/2 के। क्लियर हुई ये चीज। तो देखो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें यहां से मिल गई, क्या कि R जो है वो किसके इक्वल हो गया, A/2 के। क्लियर हुई ये चीज। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी हमारी, कि I प्लस ई वो किसके बराबर हो जाएगा, एक तरह से डेल्टा प्लस ए के। ये हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, अब देखो ये कौन सी कंडीशन थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4। तो अब देखो, अब अगर I इक्वल टू ई हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा किसके इक्वल हो जाता है, डेल्टा मिनिमम के। ये चीज़ भी हमें पता है। चलिए फ्रेंड्स, तो जो लेक्चर है वो नेक्स्ट डे शूट किया जा रहा है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, तो इस चीज़ से हम आगे यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, तो आपको वीडियो में तो कंटिन्यू नजर आएगा, लेकिन ये जो है नेक्स्ट डे शूट किया जाएगा, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। तो देखिए, हमें यहाँ तक देख चुके थे कि आई जो है ई होता है जब डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाती है, डेल्टा मिनिमम। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ई की जगह भी आई रख देते हैं, यहाँ डेल्टा की जगह क्या रख देते हैं, डेल्टा मिनिमम। तो देखो ये इक्वेशन क्या बनी, ये बनी आई प्लस आई इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए। तो देखो ये क्या आ गया, 2i इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए। यानी देखिए आई की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। ठीक है, और यहाँ से हमारे r की वैल्यू क्या रखी थी, A/2। तो देखो अगर आपको याद हो तो प्रिज्म का जो डायग्राम है वो इस तरह से है हमारा, कि देखो ये यहाँ से, ठीक है, ये वाला एंगल है हमारा I, और ये जो लाइट थी वो इस तरह से आती है, और ये वाला एंगल क्या था हमारा, R1, और ये R1 जो है अभी किसके इक्वल है, R के। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देता हूँ। क्या लगा देता हूँ मैं, स्नेल्स लॉ, यानी कि स्नेल का नियम। तो देखो हमें क्या पता चला कि मैंने मान लिया कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि अपवर्तनांक है वो किसके इक्वल है, म्यू के, और बाहर क्या है हमारा, एयर है, और एयर का म्यू कितना होता है, 1। तो हमें क्या पता चला कि साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल हो गया, देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल हो गया म्यू अपॉन 1 के, यानी कि साइन। अब देखो आई की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, ये वाली कंडीशन। तो ये क्या आया, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन R की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, A/2। तो ये क्या आया, साइन A/2। ये किसके इक्वल आ गया, म्यू के। समझ में आ गई आपको ये चीज़ यहाँ तक। अब देखो, अब देखिए कि हमारा जो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 जो 2 है वो किसके इक्वल आ गया, देखिए ये आया आपका म्यू साइन A/2 के। ठीक है, तो देखो पहले आप ये चीज़ याद रखेंगे, देखो ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये वाली जो हमारी कंडीशन आई है ये कहलाती है कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, यानी कि न्यूनतम विचलन की शर्त। ये जो अपनी कंडीशन है ये क्या कहलाती है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन या फिर न्यूनतम विचलन की शर्त। अब देखो, अब अगर एंगल थीटा की वैल्यू स्मॉल होती है
तो अगर देखो साइन थीटा ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है, थीटा के, जब थीटा कैसा हो, स्मॉल हो, यानी कि कैसा हो, अल्प हो। क्लियर हुई ये चीज। तो देखो अगर साइन थीटा थीटा के इक्वल होगा तो देखो ये वाली चीज किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2। देखो साइन थीटा का थीटा हो जाएगा तो ये साइन यहां से हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा अंदर वाला थीटा। ये किसके इक्वल आया, म्यू टाइम्स ए बाई 2। भाई देखो म्यू साइन हट गया, ये क्या, ये भी क्या हो गया, a बाई 2। तो देखो इस बाई 2 से a बाई 2 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, और डेल्टा मिनिमम किसके इक्वल आया, म्यू टाइम्स a, और ये उधर चला गया तो ये क्या हो गया, माइनस का a। तो देखो ये क्या आया, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू a टाइम्स म्यू माइनस 1। आगे ये चीज़ समझ में आपको। तो देखो यहाँ तक हमें क्या पता चला कि ये जो है ये क्या है, हमारी कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन यहाँ तक। और अगर एंगल स्मॉल हो आई और डेल्टा, ठीक है, और तो मतलब आपके स्मॉल एंगल हो, और क्वेश्चन है कौन सा एंगल स्मॉल होना चाहिए, तो मोस्टली जो प्रिज्म एंगल है वो आपका क्या होना चाहिए, स्मॉल, और ए की वैल्यू जो है वो लेस देन जब 10 डिग्री होगी। ठीक है, जब a की वैल्यू लेस देन 10 डिग्री होगी तब हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन पुट करेंगे। तो ये वाली कंडीशन पुट करने पे हमें क्या पता चलता है कि डेल्टा मिनिमम जो है वो क्या है, a टाइम्स म्यू माइनस 1।